जब धरती पर इतना ज्यादा क्लाइमेट चेंज होने लगा कि धरती में हवा की क्वालिटी काफी खराब हो गई और इंसानों को सांस लेने में काफी प्रॉब्लम होने लगी। गरीब लोग तो पोल्यूटेड एयर से पीड़ित होने लगे, लेकिन अमीर लोग यूनिक तरह के एयर डोम्स में रह गए जहाँ बेकार ऑक्सीजन फिल्टर हो जाती थी। ऐसी परिस्थिति की वजह से पूरा देश लगभग खत्म हो चुका था। 10 फीट जैसे इंसानों के लिए एक बड़े सपने की तरह हो गया था। बड़े बड़े कॉरपोरेशंस में सरकारों की जगह ले ली थी और इन कॉरपोरेशंस में बॉर्डर्स के बीच हो रहे तनाव को खत्म किया और साथ ही एक नई प्लेनेट की तलाश की जहां इंसान शिफ्ट हो सके। लेकिन सारी कोशिश बेकार रही। मिब्रार एकमात्र प्राइवेट कंपनी थी जिसके पास स्पेस रिसर्च स्टेशन था और वो क्राइसिस के सॉल्यूशन की तलाश कर रही थी। स्टेशन को रूबिकॉन कहा जाता था। अभी वहां 5 क्रू मेंबर्स है, लेकिन उनका कार्यकाल खत्म हो चुका था। इसके बाद निब्रा ने 2 रिप्लेसमेंट ऑफिसर्स को वहां भेजा जिनका नाम हैना राइटनर और डॉक्टर गेविन है। उनका स्वागत स्टेशन कमांडर जेनसन ने किया। इसके बाद जेनसन ने उन्हें क्रू से मिलवाया। रेसी कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट संभालती है। डिमित्री डॉक्टर है और साइंटिस्ट है। उसका बेटा डेमिलो बिली एक साइंटिस्ट है और अगले क्रू मेंबर का नाम सर्जियो है। हैमा और गेविन के आने से बाकी लोगों को शक होता है। बेनिलो को हैरानी हुई कि निब्रा एक सैनिक क्यों भेजेगा, क्योंकि गेविन एक अमीर परिवार से बिलोंग करता है जो एयरडोन्स में रहता था। डेनिलो इस बात के लिए चिढ़ाने लगा और कहता है कि तुम्हें यहाँ आने की बजाय डोम में ही रहकर जिंदगी के मजे लेने चाहिए थे। जब वो हॉल से गुजरे तो उन्होंने दीवार पर लगे कई हरे पौधों को देखा। हरे पौधों को डिमित्री ने ही डेवलप किया था, जो कि स्टेशन पर ऑक्सीजन का सोर्स थे। हर स्टेशन के हॉल और कई कमरों में ये पौधे लगाए गए थे। डिमित्री इसे एल्गाई सिस्टम कहता था। सांस लेने के बाद मनुष्य द्वारा छोड़ी गई सारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस पौधे ऑब्जॉर्व करते थे और फिर ऑक्सीजन में ट्रांसफॉर्म हो जाते। इसलिए स्टेशन में ऑक्सीजन की जरूरत हमेशा पूरी रहती है। जेनसन कहता है कि नॉर्थन हेमिस्फीयर के बादलों की फॉर्मेशन कुछ अजीब होने लगी है, जिस वजह से स्टेशन को नॉर्थन हेमिस्फीयर की तरफ ले जाया जा रहा है। उन्हें इस जगह पर डिजास्टर की वजह से होने वाली कैजुअलिटीज की भी न्यूज मिली। गेविन एक केमिस्ट होने के साथ साथ ग्रीन एक्टिविस्ट भी है। उसके कई सारे कलीग्स नॉर्थ में ही रहते हैं। वो एनालाइज करने की कोशिश करता है कि उस जगह पर क्या हुआ है और वो साथ ही अपने कलीग से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे एक पूरी रिस्पॉन्स नहीं मिलता। अगले दिन बेमिलो, ट्रेसी और सर्जियो पृथ्वी पर लौटने का तैयारी करते हैं, लेकिन डिमित्री नहीं जाता क्योंकि वो अभी भी अपने द्वारा बनाए हुए पौधों का ध्यान देने का रिसर्च करता है। वो लोग धरती पर वापस जाने के लिए एक लैंडर का इस्तेमाल करते हैं जिसे फेस्टा 2 कहते हैं। क्रू के जाने के बाद एक ऑफिसर सीक्रेटली हैना को कॉन्टेक्ट करके एक्यूरस प्रोजेक्ट स्टार्ट करने को कहता है। मेबरा को पता था कि डिमित्री ने एल्गाई सिस्टम बनाया है जिससे लगातार ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो सकता है। वो इस सिस्टम को ह्यूमन सर्वाइवल के लिए लेना चाहते हैं। हैमा यहाँ पर डिमित्री से उसका एल्गाई सिस्टम पृथ्वी पर ले जाने के लिए यहाँ आई थी। उन्हें डाउट था कि डिमित्री सही सैंपल्स में भेज रहा, इसलिए क्रू को शक था कि निब्रा ने बहाने से एक सैनिक को क्यों भेजा। इस बीच गेविन को एक्यूरस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता था और उसे सिर्फ डिमित्री की मदद करने का काम सौंपा गया था। इस काम को करने के लिए पहले हैना ने मना कर दिया था क्योंकि एल्गाई सिस्टम एक लैब थी और उसे अर्थ पर लाना पॉसिबल ही नहीं था। फिर उसे बताया गया कि इस स्टेशन को हर कमरा एक अलग मॉड्यूल है। वो मॉड्यूल को कंट्रोल इट्स बैकर एक्यूरस प्रोजेक्ट को अंजाम दे सकती है। तभी वहां डिमित्री आता है जो उसे बताता है कि फेस्टा 2 के साथ संपर्क में ही हो पा रहा। वो लोग पृथ्वी से भी संपर्क नहीं कर पा रहे थे जिससे ये कंफर्म हो सके कि उसकी लैंडिंग हुई है या नहीं। उन्हें लग पाया कि ट्रांसमिटिंग एंटीना डैमेज हुआ है, लेकिन जब हैमा चेक करती है तो वो देखती है कि एंटीना बिल्कुल ठीक है। फेस्टा 2 से कॉन्टेक्ट करता है जिससे जेनसन उससे बताता है कि उनका पिंक कंटोन से बाहर चला गया था, जिस वजह से वो काफी तेजी से गिरा और कम्युनिकेशन कट हो गया। हैना जब धरती को देखती है तो हैरान हो जाती है कि उसका सरफेस को ब्राउन फॉग की मोटी चादर में पूरी तरह कवर कर लिया था और शहरों की लाइट्स भी पूरी तरह बुझने लगी थी और धरती पूरी तरह अंधेरे में हो गई। हैना स्टेशन पर पहुंचकर अपनी बहन को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है ताकि उसे पता चल सके कि धरती पर आखिर हो क्या रहा है, लेकिन सभी कम्युनिकेशन चैनल्स कट हो चुके थे। हम देखते हैं कि उसकी बहन ने उसे एक वीडियो मैसेज भेज रखा पर जिसमें उसे बताती है कि अर्थ पर सब कुछ उथल पुथल हो चुका है। हवा काफी टॉक्सिक हो चुकी है और धरती पर पूरी तरह से अंधेरा हो चुका है। लोग काफी ज्यादा घबराने लगे हैं और आर्मी उन्हें बंकर्स में ले जा रही है। हैना गेविन से पूछती है कि आखिर ये सब हो गया है, लेकिन गेविन खुद इस बारे में जानने की कोशिश में लगा हुआ था। रूबिकॉन का संपर्क धरती से टूटे 2 दिन बीत चुके थे, लेकिन उन्हें पता नहीं चला कि आखिर हुआ क्या है। हैना को एक स्टोरेज रूम में पुराना कम्युनिकेशन रेडियो मिलता है जो काफी समय से इस्तेमाल नहीं हुआ था।
तुरंत लेजर कम्युनिकेशन फॉग और बंकर को क्रॉस में कर पाता था। इसलिए उसे लगा कि ये रेडियो सिग्नल काम करेगा, लेकिन इसके लिए उसे एंटीना से कनेक्ट करना पड़ेगा। हैना गेविन को बुलाती है, लेकिन गेविन जवाब नहीं देती और वो सीसीटीवी मॉनिटर में देखती है कि गेविन एयरलॉक में जा रहा है। वो एयरलॉक में एंटर करके खुद हो कार्बन डाइऑक्साइड गैस से मारने की कोशिश करवाए, लेकिन हैना और डिमित्री उसे बचा लेते हैं और हमें पता चलता है कि गेविन जानता था कि पृथ्वी पर क्या हो रहा है। उसे बुरा लगता है कि वो पृथ्वी के लोगों को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसमें ये कदम होता है। वो बताता है कि ये जो फॉग की मोटी चादर है, ये एनवायरमेंटल पोल्यूशन और हार्मफुल केमिकल रिएक्शन का परिणाम है। वो कहता है कि अमीर लोगों के द्वारा बनाए हुए डोम्स भी इस हवा को प्यूरिफाई नहीं कर सकते, जिसका मतलब है कि उसके अंदर रहने वाले हर इंसान की मौत हो चुकी होगी। काफी सालों से गेविन सभी को इस डिजास्टर की चेतावनी देता रहा, लेकिन उसकी बात को सभी ने इग्नोर किया। जो लोग बंकर के अंदर होंगे सिर्फ वो ही इस हवा से बच पाएंगे, लेकिन एक टाइम के बाद ऑक्सीजन और खाने की कमी की वजह से उनकी मौत निश्चित है। पुराने रेडियो की ट्रांसमीटर से कनेक्ट करने के बाद हैना पृथ्वी पर कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। डिमित्री गेविन से कहता है कि वो इस तरह की हरकत दोबारा न करे, क्योंकि एलगाई सिस्टम 6 लोगों के हिसाब से बनाया गया है, जिससे एयर बैलेंस है और कम से कम स्टेशन पर 3 लोग होने ही चाहिए। नहीं तो ज्यादा ऑक्सीजन की वजह से बचे हुए लोग भी अपने आप मर जाएंगे। ये जानने के बाद उनके पास एक दूसरे के साथ रहने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए तीनों लोगों के बीच अच्छा बॉन्ड बनने लगता है। वो सोचते हैं ये कैसा होगा अगर दुनिया में सिर्फ हम 3 लोग ही बचे रहे। कुछ समय बीत जाने के बाद गेविन और हैना रिलेशन में आ जाता है। 2 महीने बीत जाता है जब देखा जा सकता है कि अब पूरी पृथ्वी फॉग की मोटी चादर से दब चुकी थी। ये लोग कभी फिल्म्स देखते तो कभी एक्सरसाइज करते। अचानक हैना और डिमित्री देखते हैं कि कुछ एल्गाई प्लांट्स ब्राउन होने लगे हैं। वो सोचते हैं कि उन पौधों में कुछ मिलावट हो रही है। डिमित्री सैंपल लेकर अपने लैब में जाता है। रिजल्ट का वेट करते हुए वो दोनों एक दूसरे से काफी बातें करते हैं, जिससे उन दोनों के बीच अब कोई भी सीक्रेट नहीं था। हैना डिमित्री को बताती है कि उसका मकसद स्टेशन पर आकर डिमित्री की एल्गाई पर की गई रिसर्च को अपने साथ ले जाना था। वो कहती है कि वो उसे चोरी नहीं करना चाहती थी, बल्कि इंसानों को बचाना चाहती थी। डिमित्री कहता है कि पहले तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि उसकी रिसर्च की जरूरत है, खासतौर पर इसलिए कि उसे इसके बदले ढेर सारा पैसा दिया जाने वाला था। शाम में हैना की तबीयत बिगड़ने लगती है और वो उल्टी भी करती है। वो एक रूम में जब दवाई लेने जाती है तो उसे एक रेडियो कॉल सुनाई देता है। ये कॉल पृथ्वी से था, जहां बंकर में बचे हुए लोग थे। ये कॉल उसे एस्क्यूट नाम की औरत ने किया था, जो उसे कहती है कि यहाँ पर लगभग 300 लोग बचे। उन लोगों की जान आर्मी ने बचाई जो समय पर उन्हें बंकर में ले आए, लेकिन वो लोग खुद बाहर टॉक्सिक ऑक्सीजन की वजह से मारे गए। अब उन लोगों के बचने की आखिरी उम्मीद सिर्फ डिमित्री का बनाया हुआ एल्गाई सिस्टम था। हैना इस तरह से पूछती है कि उसे एल्गाई सिस्टम के बारे में कैसे पता, जिस पर एस्टर कहती है कि वो और कुछ लोग निब्रा के शेर उलझन। थोड़ा सोचने के बाद गेविन और हैना डिसाइड करते हैं कि वो सर्वाइवर्स की हेल्प करने के लिए डिमित्री से सैंपल्स लेकर पृथ्वी पर भेजेंगे। डिमित्री अपने लैब में अब भी एल्गाई के प्लांट्स ब्राउन होने का रीजन ढूंढ रहा था, तभी बाकी दोनों उसके बाद पहुंचते हैं और उसे बताते हैं कि 300 सर्वाइवर्स बंकर में बचे हैं, लेकिन उनके पास सिर्फ 3 हफ्तों के लिए ऑक्सीजन बची है। अगर वकीलों मिलकर इन प्लान्स को लेकर अर्थ पर चले जाते हैं तो बचे हुए इंसान बच सकते हैं। वो लोग फेस्टा का इस्तेमाल कर सकते हैं और कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल करके बंकर की लोकेशन पर पहुंच सकते हैं। डिमित्री इस रिस्क को लेने के लिए थोड़ा हिचकिचाता है। वो कहता है कि स्टेशन से कोई हमें नेविगेट नहीं कर पाएगा, जिससे ऐसी सिचुएशन में और पर जाना सुसाइड करने जैसा होगा। इससे हम अपनी डायरेक्शन पटन जाएंगे। गेविन कहता है कि अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो बाकी सभी लोग मारे जाएंगे और उन्हें कम से कम उन 300 लोगों को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। गेविन और डिमित्री के बीच एक बहस हो जाती है। गेविन कहता है कि डिमित्री स्वार्थी है और वो वहां से चला जाता है। हैना भी वहां से जाने लगती है, लेकिन उसकी तबीयत अब भी खराब थी, इसलिए डिमित्री उसकी ब्लड सैंपल्स ले लेता है। ये चेक करने के लिए कि उसे कोई बीमारी तो नहीं है। डिमित्री तो कहता है कि हमें उन 300 लोगों को उनकी हार पर छोड़ देना चाहिए ताकि सब कुछ शुरू से शुरू हो सके। उन्होंने कहता है कि जितने भी इंसान बचे हैं वो जरूरी नहीं कि अच्छे ही हो। वो ये भी कहता है कि बंकर में जितने भी लोग हैं वो सभी सेल्फिश है। डिमित्री के मना करने के बाद भी हैना और गेविन पृथ्वी पर जाकर उन लोगों को बचाने का डिसाइड करते हैं। वो डिमित्री से कहता है कि वो एल्गाई प्लांट का बीज उन्हें बना सकते हैं, नहीं तो वो उससे जबरदस्ती ले लेंगे। लेकिन डिमित्री उन्हें कहता है कि एल्गाई का बीज भी हैना की वजह से ब्राउन होने लगा है। हैना कहती है कि उसने कभी प्लांट को छुआ ही नहीं है। वो उसे समझाता है कि एल्गाई प्लांट्स को अपना न्यूट्रन स्टेशन में यूराइन से मिलता है और उनमें हार्मोन्स की वजह से चेंज आया है। वो उसे बताता है कि हैना प्रेग्नेंट है, जिस वजह से उसके हार्मोन्स में चेंज आने लगा और इसलिए प्लांट्स के कलर में चेंज आया।
हैना इस बात पर भरोसा नहीं करती क्योंकि उसे उनकी ट्रेनिंग के दौरान एक ऐसा हार्मोन दिया गया था जिससे वो प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकती। वो कहती है कि उसे तो पीरियड्स भी नहीं होते, लेकिन डिमिट्री से कहता है कि वो प्रेगनेंसी प्रिवेंशन हार्मोन उसकी बॉडी पर काम किया ही नहीं। इसके बाद भी हैना कहती है कि वो लोग धरती पर जाकर लोगों को बचाएंगे। डिमिट्री उनकी बात मानने पर तैयार हो जाता है। हैना और गेविन उसे फोर्स करते हैं कि वो भी उनके साथ पृथ्वी पर चले क्योंकि वो एक्सेस ऑक्सीजन की वजह से जहां पर भी जिंदा नहीं रह पाएगा। सभी प्रिपरेशंस के बाद वो लोग कैप्सूल लॉन्च करने की तैयारी करते हैं, लेकिन अचानक एक नई प्रॉब्लम उनके सामने आती है। शटल का कूलिंग सिस्टम काम नहीं कर रहा था। वो तीनों स्टेशन पर वापस आते हैं। गेविन कैप्सूल फूड ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन हैना उसे मना करती है क्योंकि वो कैप्सूल स्टेशन से अलग करती फट भी सकता है। हैना जैसे ही उसे रिमूव करती है, कैप्सूल में बाधा हो जाता है, जिससे गेविन परेशान हो जाता है। लेकिन हैना गेविन को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए उसे ये करना पड़ा। हैना गेविन को एक और इस मिशन के बारे में बताती है जिसमें उसका काम एलिगाई सिस्टम को अर्थ पर लाना था। रेबिकॉन स्टेशन का हर एक रूम एलिगाई प्लान का हर एक पार्ट था, जिससे एक साथ करना जरूरी है। अगर वो लैंडिंग मॉड्यूल को ऑन कर दे तो रेबिकॉन अपने आप कूदने लगेगा। अब गेविन ये बात सुनकर अफसर रोल होता है कि हैना ने उसे एक और इस मिशन के बारे में पहले से क्यों नहीं बताया। जिस पर हैना कहती है कि बचे हुए 300 लोगों को बचाने का सिर्फ यही तरीका है। जो 3 और रेस्ट कर रहे थे तो हैना कूलिंग सिस्टम के फेलियर को चेक करने के लिए जाती है, तो उसे पता चलता है कि ये डिमिट्री ने जानबूझकर खराब किया था, जिससे वो उस पर चिल्लाने लगती है कि उसकी वजह से उन तीनों की जान भी जा सकती थी। हैना उसे फिर एक और कंट्रोल सिस्टम दिखाती है। वो उसे कहती है कि डिमिट्री के लैब ही एकमात्र तरीका है धरती पर बचे हुए लोगों को बचाने का। डिमिट्री इस बारे में पहले से जानता था। वो धरती पर वापस मार जाने का रीजन बताता है। लिब्रा को पहले से इस डिजास्टर के बारे में पता था, लेकिन उन्होंने इसके बारे में किसी को नहीं बताया क्योंकि वो लोग बाकी लोगों के साथ बंकर शहर में ही करना चाहते थे। सिर्फ उन लोगों की फैमिलीज को उस जगह पर आने की प्रायोरिटी दी गई। लिब्रा को अगर ये एल्गाई सिस्टम मिल जाता है तो वो सिर्फ उसे अपने लिए इस्तेमाल करेंगे और बाकी ह्यूमंस के बारे में नहीं सोचेंगे। अगले दिन हैना धरती पर कांटेक्ट करती है और उन्हें एक और सिस्टम के बारे में बताती है। वो कहती है कि उसे आर्मी से कोऑर्डिनेट्स लेने हैं। इस तरह से बताती है यहाँ पर कोई सोल्जर है ही नहीं, यहाँ पर सिर्फ कुछ सिविलियंस और उनकी फैमिलीज है। वो कहती है कि यहाँ पर उन लोगों के रहने के लिए जगह नहीं भी। हैना समझ जाती है कि डिमिट्री की बात सच थी। मीब्रा सिर्फ कुछ सेल्फिश लोगों का ग्रुप था जिन्होंने सिर्फ अपने बारे में सोचा। हैना सोचती है कि वो धरती पर काफी मुश्किल से जिंदा रह पा रही थी, जबकि गेविन जैसे अमीर लोग एयर रूम्स में अपनी लाइफ अच्छी से जी पे थे। गेविन के पास स्टेशन के अलावा जिंदा रहने के लिए और कोई जगह नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वो इंसानों को बचाने के लिए फिर कोशिश करता है। वो खुद को एक लिफ्ट में बंद कर लेता है और जो उन्होंने शुरू किया उसे खत्म करने की कोशिश करता है। इसके बाद गेविन डिमिट्री को बंदी बना लेता है और एक और इसको ऑपरेट करने के लिए दरवाजा बंद कर लेता है और शिप को नीचे ले जाने लगता है। हैना के पास उसकी मदद करने के अलावा कोई और चारा नहीं था। जैसे ही शटल टेक ऑफ होने लगता है, हैना अपना फैसला बदल देती है और मशीन को डिस्ट्रॉय करके पूरे ऑपरेशन को रोक देती है। अब वो लोग धरती पर नहीं जा सकते थे। वो गेविन से कहती है कि वो अब शिप के अंदर रहकर अपने बच्चे को बचाना चाहती है, बजाय सेल्फिश अमीर लोगों को बचाने के। गेविन को हैना था ये बिहेवियर अच्छा नहीं लगता। इसके बाद वो दोनों काफी समय तक एक दूसरे से बात नहीं करते। गेविन अपने कमरे में बैठा इस बारे में सोचता रहता है कि वो क्या ऐसा कर दे कि डिमिट्री और हैना के पास पृथ्वी पर लौटने के अलावा कोई और ऑप्शन न बचे। और दूसरी तरफ एक्कोरस डिस्ट्रॉय करने पर हैना को गिल्टी फील हो रहा था, इसलिए वो गेविन के रूम में आती है, लेकिन वहां पर गेविन नहीं था। हैना जब उसे ढूंढती है तो उसे गेविन की डेड बॉडी मिलती है, जिसे देखकर वो शॉक हो जाती है। इसके बाद अब बस हैना और डिमिट्री ही बच गए थे। हैना समझ जाती है कि गेविन ने खुद को क्यों मारा। स्टेशन पर कम से कम 3 लोगों का होना जरूरी था, और अगर उससे कम होते तो ज्यादा ऑक्सीजन की वजह से बाकी अपने आप मारे जाएंगे। गेविन ने ऐसा इसलिए किया कि अब अपनी जान बचाने के लिए हैना और डिमिट्री के पास अर्थ पर जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन डिमिट्री कहता है कि उसने गेविन से झूठ कहा था। ये ऐसा कुछ है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि गेविन दोबारा खुद को मारने की कोशिश करे। काफी साल बीत जाते हैं जब हैना अपने बच्चों को जन्म दे चुकी थी और वो अब काफी बड़ा हो चुका था। इस बच्चे का नाम कनॉफ रखा गया था। अब इन लोगों की जिंदगी काफी खुशहाल चल रही थी। एक दिन जब सभी लोग सो रहे थे तो कनॉफ एक रेडियो मैसेज की आवाज सुनता है। इतने सालों में पहली बार रेडियो पर कोई मैसेज आया था। कनॉफ कॉल पिक करता है और सामने से एक बच्ची की आवाज आती है जिसने एक गलती से रेबिकॉन स्टेशन पर अपना सिग्नल कनेक्ट दिया था। कनॉफ उन बच्चों से पूछता है कि वो कहाँ रहते हैं, जिस पर बच्चे कहते हैं कि वो कैंप आउट साउथ से है। फिर वो कनॉफ से पूछते हैं
ही वो कहाँ है और क्या वो बाहर खेल सकता है? कनौज जवाब देता है कि वो रूबिकॉन में है। वो कहता है कि उसकी माँ ने उसे बाहर जाने से मना किया क्योंकि वो बाहर सांस नहीं ले सकते। बच्चों ने सोचा कि वो अभी भी नॉर्थ में मिस्फीयर में। उन्होंने कहा कि अगर वो उसकी दराना चाहते हैं तो उसकी माँ को ना बताएं। यहाँ हमें पता चलता है कि अब धरती में लोग बाकी सर्वाइवर्स की तलाश करने लगे थे। सर्वाइवर शायद गरीब हो या उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं था। तो नॉर्थ क्यों किसी बात देखता है कि नॉर्थर्न हेमिस्फीयर की ऊपर से सारी फॉग हटने लगी थी। इसी वजह से पृथ्वी पर से रेडियो सिग्नल रूबिकॉन से जुड़ सकता। हैनो और डिमिट्री को पता चलता है कि पृथ्वी के हालात ठीक होने लगे हैं और जल्दी वो लोग भी पृथ्वी पर लौटेंगे। और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। आपको हमारा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।